नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मीन्स की इस प्यार भरी कहानी में। मेरे बच्चों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के एग्जाम की एक ऐसी कड़ी जिसे आप देखते ही उड़ाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको वोकैबुलरी के एक ऐसे डिस्कशन पर लेकर जाना चाहते हैं जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी, क्वेश्चन को आप देखेंगे, उड़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि जितना भी ये मैं आज आप लोगों को कंटेंट कराऊंगा, इस कंटेंट में एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन तो आपको सही मिल जाएगा, बाकी ऑप्शंस को डिकोड करना भी आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की मोहब्बत को शुरू करते हैं मेरे साथ। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने है द इनेबिलिटी, यानी कि जो एबिलिटी नहीं है टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, पूरी नींद को आप नहीं जब गेन कर सकते, वो स्थिति को आपको बताना है। पायरो का मतलब होता है बेटा फायर, ठीक है। सोमनी अगर कहीं पर लिखा है तो उसका अर्थ होता है स्लीप। आगे लिखा है एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है मैन, ठीक है जी। आगे लिखा मिथो, मिथो का मतलब आप जानते हैं जिसे आप मिथ कहते हैं। और शब्दों के अंदर अगर मेनिया हमें देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब होता है मैडनेस। क्वेश्चन में मैडनेस नहीं है तो सब हटकर हमारे पास एक ही आ गया। अब इसी को डिकोड अगर हम करना चाहें तो शब्द की शुरुआत में जो इन हमें मिला सर, वो अपने आप में इसके अर्थ को नेगेटिव बना देता है। तो सर हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर इंसोम्निया तैयार होता है। आइए बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस, कोई भी ऐसी दवा या कोई भी ऐसा पदार्थ दैट इंड्यूसेस स्लीप, जिसकी वजह से नींद हमें पैदा होती हुई नजर आती है। तो एनर्जेटिक का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने हो गया फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। रिवाइवर, अगर किसी भी शब्द के अंदर VIV हमें देखने को मिल जाए तो वो बताने की कोशिश करता है लाइफ के बारे में। और अगर री हमें देखने को मिल जाता है तो री का मतलब हमें समझ में आता है कोई चीज़ जब दोबारा हो जाए या फिर बैकवर्ड चली जाए। तो रिवाइवर जो पुण्य है हमारी हेल्थ को ठीक कर दे। स्टिमुलेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टिमुलेंट का मतलब हमें समझ में आता है जो हमें उत्तेजित करने की कोशिश करता है, यानी कि जो इंक्रीज कर दे हमारी इंक्रीजेस अलर्टनेस। जब हमारे अंदर जो अलर्टनेस है वो विकसित हो जाए तो हमारे पास एक ही शब्द सही बचता है, इसके लिए सीडेटिव। आइए बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ सडन वायलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन। देखो, लॉस अपने आप में नेगेटिव है, डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं डैमेज, तबाही। एक अचानक से हुआ वायलेंट, ये भी नेगेटिव हुआ है ना। अचानक से हुआ कोई हिंसात्मक, कोई ऐसा काम जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉकबस्टर, यानी कि ब्लॉक को तोड़ने वाला। ब्लॉकबस्टर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी फिल्म को बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी फिल्म है, उसको बनाने में लगे 200 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आपने उस फिल्म के पूरे एक सप्ताह का कलेक्शन देखा तो एक सप्ताह का कलेक्शन आया 350 करोड़ रुपए। तो क्या हो गया? जो ब्लॉक था उसको आपने बर्स्ट कर दिया, तोड़ दिया। तो ब्लॉक बस्टर का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जो अपने आप में हाईली सक्सेसफुल है, जो अपने आप में क्या हो गया बेटा? हाईली सक्सेसफुल होगा, ठीक है भाई। आगे आता है फार्स। फार्स का मतलब होता है बेटा कॉमेडी, ठीक है ना, जिसमें जैसे आप लोग एक शो देखते हैं ना, द कपिल शर्मा शो, जिसके अंदर किसी अन्य इंसान के चेहरे की बनावट सुनील ग्रोवर अपनाता है और फिर कॉमेडी करता है, ठीक है ना। तो वो है अपने आप में फार्स, ठीक है। इंट्रीग्यू की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रीग्यू का मतलब होता है कोई सीक्रेट प्लॉट, यानी कि रहस्यमयी जो कहानी है, ठीक है ना, कोई भी सीक्रेटिव प्लॉट किसी भी कहानी का। तो सर इसके लिए हम सभी शब्दों को हटाएंगे। कैटा का मतलब हमें समझ में आता है बैड, स्ट्रोफ का मतलब सिचुएशन। तो बैड सिचुएशन को जो समझाने का काम करता है दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफी। इसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा, कैटास्ट्रोफी। ओके बेटा, आइए अगले सवाल की ओर लिए चलते हैं। समवन, यानी कि यहां इंसान की बात कही गई है। जिन शब्दों के अंत में आपको IST, आपको ER, आपको OR या खाली R जुड़ा हुआ नजर आए तो आप हमेशा समझिएगा आप उसके जरिए
पर्सन की बात कर रहे हैं या जिसके द्वारा वो काम कराया जाता है उस इंसान की बात कर रहे हैं। समवन हु हैज टू मच एडमिरेशन, प्रशंसा कितनी, टू मच, बहुत ज्यादा प्रशंसा से भरा हुआ हो, किसके लिए, अपने ही लिए, ठीक है ना जी। तो अपने लिए ही अगर कोई इंसान, देखो सारे शब्दों के अंत में इस्ट जुड़ा है, अब आपको लॉजिक धीरे धीरे समझ में आएगा। थ्रोप की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारे सामने पीपल। मीजन या मीजो की अगर हम बात करते हैं तो ये बताता है नफरत, तो इंसान जगत से नफरत करने वाला होगा मिजनथ्रोपिस्ट। सर गैमी की मतलब अगर हम बात करते हैं तो गैमी का मतलब होता है शादी, वेडिंग, ठीक है जी। तो सर मीजो का मतलब थोड़ी देर पहले बताया, हेट, ठीक है जी, यानी कि जो शादी से नफरत कर रहा है, विवाह विरोधी इसे हम कहते हैं, ठीक है। पी ए एन, किसी भी शब्द के अंदर अगर हमें पी ए एन देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है सभी, और तीस्ट का मतलब टी एच ई आई अगर कहीं पर देखने को आपको मिलता है, थी या थियो, तो ये बताने की कोशिश करता है रिलीजियन के बारे में। तो मेरे बच्चों 35 तो उस इंसान को कहता है जो क्या कहता है, वो मानता है कि सर हर जगह पर भगवान विद्यमान है, तो नार्सिसिस्ट इस इंसान को कहते हैं, ठीक है भाई। नार्सिसिस्ट इस इंसान को कहते हैं जो अपनी ही प्रशंसा करने में, बस अपनी ही प्रशंसा करने में अपनी सबसे अच्छी बड़ाई मानता है, ठीक है बच्चा पार्टी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर काम करते हैं। द हस्क्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन सेपरेटेड बाई, देखो पहले तो इस पे फोकस करो, जिसे अलग किया जाता है विनोविंग से। विनोविंग का मतलब क्या होता है भाई, गांव देहात में हम लोग तो ना इसको झारना कहते हैं, ठीक है ना, एक इस तरीके का जुगाड़ होता है झारना, ठीक है ना। इस पे रखा जाता है अपना जो भी है ये कॉर्न है या और कोई ग्रेन है, और इस तरह हिला के गाँव की औरतें भाई और इस तरह से इसको अलग करते थे, थ्रेशिंग को अलग करते थे, ठीक है ना। अब ये चार हमारे सामने शब्द है, बहुत प्यारा सवाल है, कंफ्यूजन से भरा हुआ ये शब्द हमारे सामने है। देखिए जब हम इस फोडर की बात करते हैं तो फोडर अपने आप में एक चारा है जो हरा भरा होता है, जो गाय भैंस के सामने डाला जाता है। पील का मतलब होता है भाई छिलका, है ना, जैसे आप किसी भी चीज को मतलब छिलका हटा के खाते हैं, संतरा है, केला है एंड ऑल। जब हे की हम बात कर रहे हैं तो हे होता है सूखा हुआ चारा, ठीक है ना, ये अपने आप के अंदर होती है क्या चीज, सूखा हुआ चारा, यानी कि जिसे हम कहते हैं ड्राई ग्रास। यहाँ पर तो सेपरेट किया हुआ जो कचरा आता है दैट इज कॉल्ड शेफ, ठीक है भाई। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है, ध्यान से समझिएगा। इरेशनल, रेशनल का मतलब तर्क से भरा, इर लगाने की वजह से जिसमें तर्क खत्म हो जाता है। फियर ऑफ वाटर, फियर को देखेंगे तो सभी जगह फोबिया आपको जस्टिफाइड होता नजर आ रहा है। किसी भी शब्द के साथ अगर फोबिया हमें देखने को मिलता है तो फोबिया का मतलब क्या होता है, जो हमें फियर बताने का काम करता है, डर बताने का काम करता है, ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई, देखो हाइड्रो का मतलब तो पानी हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। कैको का मतलब हो गया बेड, ठीक है जी। यहाँ एक्रो का मतलब हो गया जिसे हम कहते हैं हाई या हाइट, ठीक है ना जी, हाई या फिर कह लीजिएगा इसको हाइट, ठीक है, मैं हाइट लिख देता हूँ। क्लास्ट्रो का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना, जो चारों ओर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। तो बेटा अब पानी को लेकर बचता है एक ही विकल्प, इसके अलावा कुछ नहीं। आइए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन पर काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, वन हु इज, कोई भी एक कैसा इंसान, ध्यान से समझना, वन हु इज पर्सन की बात कर रहा है, ई आर ओ आर की बात कर रहा है, इज स्किल्ड एंड एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत अच्छी स्पीच देना जानता है इन पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है जी। तो सर इसे हम क्या कहते हैं, एक्टर, एक्ट शब्द से बना है और एक्ट का मतलब होता है किसी काम को करना या किसी चीज को परफॉर्म करना, परफॉर्म करना, ठीक है। तो एक्ट तो हटा दिया भैया। ओरेटर बोलने वाला वक्ता, स्पोक्स पर्सन होता है किसी इंसान को बोलना है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई अन्य इंसान आपने भेज दिया। लेक्चर देने वाला लेक्चरर हो गया। तो करेक्ट आंसर इसके लिए एक ही करेक्ट हमारे सामने आता है, दैट इज सी फॉर चाइना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे। A legal document authorizing the police or another body to make an arrest or search premises, एक ऐसा दस्तावेज जो पावर देता है, ऑथोराइजिंग का मतलब गिविंग पावर, असाइनिंग पावर पुलिस को या किसी अन्य बॉडी को जो किसी को अरेस्ट या सर्च करने का काम करे। तो परमिट होता है, परमिट होता है लिखित आदेश,
ठीक है ना। परमिट होता है बेटा लिखित आदेश, ठीक है ना, और ये अपने आप में लाइसेंस का ही हिस्सा होता है, तो ये दोनों सिनोनिमस हो गए। डिक्री का मतलब होता है जजमेंट, और जब कोई भी कोर्ट किसी चीज को लेकर जजमेंट देता है डिक्री होता है। हेंस द करेक्ट वर्ड इज वारंट। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसी जिसका हमने अर्थ बताया उसका एक से ज्यादा अर्थ निकल कर आए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब हमें समझ में आता है जो स्पष्ट है, जो डिफाइंड है, जो अपने आप में सभी के सामने पहले से ही जिसकी अच्छी व्याख्या कर दी गई है। पैल्पेबल, एक नया शब्द आप सभी के सामने आता है। पैल्पेबल का मतलब भी होता है जिसे आप आराम से देख सकते हैं, तो इसे आप आराम से देख सकते हैं, तो नोटिसिएबल इसे हम कहते हैं। एक और सिनोनिम आप इसके लिए याद कर लीजिएगा, एविडेंट। टेंजिबल जिसे आप छू सकते हैं, जो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी कि दैट इज समथिंग टचेबल, ठीक है जी। तो हमारे सामने स्टेटमेंट की बात कही जिसके अंदर एक से ज्यादा अर्थ आ जाए। एमबी का मतलब होता है बच्चों दो, ठीक है जी। अब दो का मतलब हमें समझ में आया जहां एक नहीं एक से ज्यादा अर्थ हो गए, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं पत्नी ने रोते हुए पति को उठाया, तो इस कही हुई बात के अनुसार जरा सोच के बताएं रो कौन रहा था, पत्नी या पति, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है टू स्किप अबाउट प्लेफुली। स्किप अबाउट का मतलब होता है इधर उछल, मस्ती के साथ कूद, उछल कूद करना। इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या चीज, गैम्बल। इसे हम क्या कहते हैं, गैम्बल। गैम्बल का मतलब क्या होता है, उछल कूद करना, स्किप करना, जंप करना, ठीक है ना जी, स्किप करना या फिर इधर उधर जंप करते हुए घूमना फिरना। एम्बल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्बल का मतलब होता है जब आप वॉक कर रहे होते हैं, और कैसी सेंस में, रिलैक्स्ड वे में, ठीक है ना। जब आप वॉक करते हैं, भाई आप डिनर कर रहे होते हैं, डिनर करने के बाद आप फिर शाम को थोड़ी देर घूमने फिरने निकल जाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आप चल रहे होते हैं, किस लिए, ताकि खाया पिया आपको डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है ना। जब स्क्रैम्बल की हम बात करते हैं तो स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, भागने की कोशिश करना। अब आप कहोगे सर भागने की कोशिश कैसे करना है ना, भागने की कोशिश कैसे करनी है सर, रन, या फिर इसी को हम कहने की कोशिश करें क्लिम्ब विद डिफिकल्टी। पेड़ पर चढ़े भाई, बचपन में एक दो बार पेड़ पर ही हम चढ़े हैं भाई, ठीक है ना, डिफिकल्टी के साथ चढ़ने का काम करना। एक शब्द लिखा है हमारे सामने ट्रंडल। ट्रंडल का मतलब हमें क्या समझ में आता है, जब आप धीरे धीरे, है ना, जब आप धीरे धीरे घसीटते हुए चलने का काम करते हैं, ठीक है ना। ट्रंडल, ट्रंडल शब्द कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, तो मॉल वगैरह में इस तरीके की आप लोगों को सीढ़ियां मिल जाती हैं जो ऑटोमेशन चलती हैं, बोलो हाँ। अब भाई साहब जब आप इसके ऊपर खड़े होते हैं, है ना, कभी कभी मन करता है ना कि चलो इसके ऊपर चढ़ा जाए, तो आप धीरे धीरे भारी कदमों के आधार पर ऊपर चढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रंडल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रंडल। तो टू मूव स्लोली, है ना, यानी कि धीरे धीरे चलने की अदा को ट्रंडल कहा जाता है। अगला सवाल हमारे सामने आता है नेचुरल टैलेंट। प्राकृतिक किसी के अंदर कोई टैलेंट है फॉर समथिंग, किसी चीज को लेकर, तो इसे हम क्या कहते हैं। देखो बेटा फ्लेवर का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जो किसी चीज का टेस्ट होता है, ठीक है भाई, हटाओ। फेवर का मतलब होता है जब आप किसी का साथ निभाने की काम करते हैं, ठीक है ना, यानी कि जब आप किसी को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। अगला शब्द हमारे सामने आता है फीलिंग। फीलिंग का मतलब आप जानते ही हैं, ये आपके जज्बात हैं, अरे हाँ है ना। तो इसे अगर आप कहने की कोशिश करते हैं तो ये हो गई आप लोगों की नजरों में क्या चीज, सेंसेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके लिए सही आंसर बचता है एक अकेला, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लेयर, करेक्ट है भाई। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक्सेसिव एडमिरेशन है, किसके लिए, खुद के लिए ही, हाँ है ना, बात समझ रहे हैं। अब ये सवाल उठाया है सीपीयू मेंस में, अगर ग्रामेटिकली हम आए तो ये सवाल अब पर्सन के लिए कहा गया है, तो यहाँ देमसेल्व्स की जगह होना क्या चाहिए था, हिमसेल्फ। लेकिन पेपर है, कुछ भी पूछ सकता है, शैतान होता है ना पेपर बनाने वाला,
कहीं पर भी हमें उलझा सकता है। अब दोस्तों अगर हम ऐसे इंसान की बात करें तो थोड़ी देर पहले भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, नार्सिसिस्ट इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये शब्द है ईगोटिस्ट, ठीक है ना। इस्ट का मतलब आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ये इंसान की बात करता है। अगर ईगो किसी लिखे हुए शब्द के अंदर आपको देखने को मिलता है तो ये क्या हो गया हमारे सामने, सेल्फ को बताने वाला, ठीक है जी, है ना। तो यानी कि जो सेल्फ सेंटर्ड इंसान होता है उस इंसान को हम कहते हैं ईगोटिस्ट, है ना। अब ईगोटिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ और सिर्फ अहंकारी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में प्राउड रखता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे सामने कौन, प्राउड ऑफ वन सेल्फ। अब इधर आ जाओ बेटा, ईगो सेंट्रिक, सेल्फ पर केंद्रित हो जाना। तो ईगो सेंट्रिक इसे हम कहते हैं, तो पूरी तरीके से जो सिर्फ अपने से मतलब रखता है, इसी को आप कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड। इधर लिखा है भाई हमारे सामने फेनेटिक, फेनेटिक वो इंसान होता है जो उपद्रवी होता है, क्या होता है, उत्साही, जुनूनी, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्साही होता है, बहुत ज्यादा उपद्रवी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको सरल भाषा में अगर हम कहें ना तो आप इसे कह सकते हैं एक्सेसिवली, ठीक है ना, या फिर एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक आप इसे कह दीजिए, ठीक है भाई, है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, नेगेटिव वर्ड हमें देखना है। देखिए बच्चे, वल्नरेबल की अगर हम बात करते हैं, वल्नरेबल की बात करते हैं, कहता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए, तो इनकी संभावना ज्यादा हो गई बच्चों, है ना। अब वर्सेटाइल का मतलब हमें समझ में आता है एक ऐसा इंसान जो बहुगुणी है, जिसके अंदर बहुत 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 सारी टैलेंट है, बात समझ रहे हैं। यानी कि एक ऐसा इंसान हो गया जिसके अंदर मैनी एबिलिटीज हैं, जिसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं। इनकोरिजिबल, कोरिज का मतलब ही समझ में आता है करेक्ट होना, यानी कि जिसे करेक्ट ना किया जा सके वही इनकोरिजिबल हो गया। सर यहां हमारे सामने आता है इन डी फटीगेबल, फटीग का मतलब होता है थकाने वाला, ठीक है जी, फटीग का मतलब होता है थकाने का काम करना। ये बेसिकली एक पनिशमेंट होती है जो आर्मी में दी जाती है। तो इनडिफेक्टिगेबल का मतलब क्या होता है, जिस इंसान को फटीग ना हो, थकान ना हो, ठीक है जी, हाँ है ना। वल्नरेबल का मतलब हमें क्या समझ में आता है, जिसको आसानी से इमोशनल या फिजिकल हार्म दिया जा सकता है, ठीक है ना, जिसको फिजिकल या इमोशनल हार्म दिया जा सकता है, फिजिकल या इमोशनल हार्म जिसको दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल, ठीक है ना। अगर आप इस शब्द को हिंदी में समझेंगे तो ये कहलाता है कमजोर, हिंदी में अगर इसे आप कहें तो कमजोर। आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त साथी जरूर होगा जो भावनाओं के आधार पर थोड़ा कमजोर होता है और ऐसी सिचुएशन में जल्दी हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, कहता है अ वुडन फ्रेम, एक वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट्स वर्क व्हाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, एक इस तरीके का वुडन फ्रेम लेते हैं भाई साहब और इसके ऊपर लगाते हैं कैनवस, मेरे बच्चों इसके ऊपर लगाते हैं कैनवस, और ये कैनवस का इस तरह से रखकर उसके ऊपर फिर पेंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वुडन फ्रेम हमारे सामने देखने को हमें मिलता है, ठीक है जी, इस तरीके का वुडन फ्रेम जो हमें देखने को मिलता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। पोडियम तो वो जगह होती है जिस पे खड़े होकर कोई भी नेता, टीचर अपनी क्लास पढ़ाता है या कोई भी इंसान भाषण देता है, तो ये तो नहीं होगा बेटा, पोडियम तो यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। ईजल की बात अगर हम कर रहे हैं तो ईजल अपने आप में एक अलग शब्द है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी को हम ईजल कहने का काम करते हैं, आसान बनाने वाला ढांचा। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम हिंदी में कहते हैं मंच, जहां से आप भाषण देते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए मैं यहीं एक बैकग्राउंड आपके सामने क्रिएट करूं और भाई एक इस तरीके का आप लोगों के सामने मतलब पंडाल लगा हुआ है और बेटा इस तरीके का एक बड़ा सा चौतरा बनाया हुआ है, चबूतरा जिसे आप कह सकते हैं, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म, है ना। अब आता है हमारे सामने क्या लिखा है, लेक्चर। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आप किसी अफसर या बाबू की टेबल पर ध्यान से देखोगे ना तो इस तरीके की टेबल पे एक इस तरीके का ढांचा बना होता है कांच का, ठीक है ना, इस तरीके का कांच का ढांचा बना होता है जिसके ऊपर कोई भी अफसर बाबू उसके ऊपर कागज रखकर लिखता है, पढ़ता है, तो ये हो गया हमारा लेक्टर्न। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर ईजल यहाँ हमारे सामने
सटीक बन जाता है। आइए बच्चों क्वेश्चन 15 पर काम करते हैं। देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रीन्स इन द बैकयार्ड ऑफ दिस हाउस। भाई इस घर के बैकयार्ड में पिछले हिस्से पर आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा स्थान जहां पर ग्रीन्स रखी जाती हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं? चलिए बच्चों, डॉर्मिटरी की अगर हम बात करते हैं तो डॉर्मिटरी एक ऐसा स्थान होता है स्कूल में जो बच्चों के लिए सोने के लिए, बच्चों के रहने के लिए रूम्स बनाए जाते हैं, उसे डॉर्मिटरी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये तो नहीं होगा। ग्रेनरी बिल्कुल सही आंसर हो गया, जहां हम अपना घर परिवार का जो भी खाने पीने का सामान, खासकर गेहूं, चावल, दाल रखते हैं। ठीक है। आर्काइव इज कॉल्ड अ प्लेस फॉर पब्लिक रिकॉर्ड्स, अ प्लेस फॉर पब्लिक रिकॉर्ड, जहां पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे आर्काइव कहा जाता है। ठीक है जी। अब आता है हमारे सामने क्या चीज? एपियरी। जब एपियरी की हम बात कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं एपियरी का मतलब हमें समझ आता है अ प्लेस ऑफ बीज। एपी का मतलब ही होता है बीज, ठीक है ना। तो ये बी जहां रखी जाती हैं, पाली जाती हैं, मधुमक्खियां जहां पाली जाती हैं हनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन 16 हमारे सामने है। शी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी, वह जानी जाती है अपनी एबिलिटी के लिए, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस हरसेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो यहाँ पर आप लोगों के सामने हाईलाइटेड है उसको लेकर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। देखो, इनकोहेरेंस, कोहर का मतलब होता है रिलेट, कोहर का मतलब क्या होता है? रिलेट करना। इन लगाने की वजह से जो आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, जो आपस में रिलेटेड नहीं है इनकोहेरेंस कहलाता है। आप इसी चीज को याद करने के लिए कहने की कोशिश कर सकते हैं असंगति। ठीक है ना, नहीं हुआ। आर्टिकुलेशन, बोलने में, बात कहने में स्पष्ट होता है। मम्बलिंग और रैम्बलिंग, मम्बलिंग का मतलब होता है जब आप मंद आवाज में, जब आप मंदी आवाज में किसी के लिए कुछ कहना शुरू करते हैं। जैसे आपको अगर कभी कोई बड़ा इंसान डांट रहा होता है तो आप हल्के, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कितनी देर तक धमकाता रहे, माई फुट, मम्बलिंग। ठीक है ना, इसी को थोड़ा थोड़ा आप इस शब्द से भी याद कर सकते हैं, मर्मर। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? रैम्बलिंग का मतलब होता है एक ऐसी बातचीत जिसके अंदर आप नॉन स्टॉप बोल रहे होते हैं। कभी किसी शराबी को आपने देखा है भाई? शराबी जब बोलना शुरू करता है तो वो कुछ भी बोलना शुरू करता है तो बोलता ही रहता है। दैट इज कॉल्ड रैम्बलिंग। ठीक है ना, यानी कि जिसे हम लोग अगर कहने की कोशिश करें, कंफ्यूज्ड प्रोलोंग्ड टॉक। प्रोलोंग्ड काफी लंबे समय से चलती हुई एक कंफ्यूजन से भरी हुई बातचीत। खैर हमारे पास करेक्ट आंसर आर्टिकुलेशन बनता है। आइए बच्चों क्वेश्चन 17 पर काम करते हैं। गिविंग कोज फॉर लीगल एक्शन, यानी कि कोई ऐसा कारण बना देना जिसके आधार पर लीगल एक्शन होगा। तो ये ऑब्जेक्शनेबल होगा, लीगलाइजिंग होगा, एक्शनेबल होगा या लॉफुल होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले शब्द को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो लॉफुल, फुल का मतलब फुल ऑफ होता है। ठीक है, ओके। और अगर हम लॉ जोड़ रहे हैं तो फुल ऑफ लॉ, तो इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे हम लेजिट कह देते हैं, यानी कि जो चीज अपने आप में कानूनन सही है, कानून के अनुसार बिल्कुल सही है, लेजिट कह लीजिएगा। ठीक है। एक्शनेबल, जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है। लीगलाइजिंग का मतलब हमें समझ में आता है, बिल्कुल वही जो ऊपर लिखा है, ये दोनों सिनोनिम है मेरे दोस्तों। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है जिस बात पर आप आपत्ति जताने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारे सामने ऐसा शब्द जिसका अर्थ है कोजिंग डिसअग्रीमेंट, यानी कि जिसके आधार पर हम क्या बताते हैं, अपनी डिसअग्रीमेंट बताते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एक्शनेबल। क्वेश्चन 18 पर आइए दोस्तों। कहता है क्वेश्चन 18, फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम। ठीक है ना, अब ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहते हैं, दुनिया भर की रील्स बनती है जिसमें कोई भी एक्टर आपके सामने चल रहा होता है और पीछे फोटोग्राफर्स, मैडम एक बार, मैडम एक बार, मैडम एक बार, मैडम गोपाल सर के लिए एक बार, मैम प्लीज स्माइल, बेबी स्माइल, वो फोटो खींचने का काम कर रहे होते हैं। तो वैसे सभी इनको हम पेप्स कहते हैं, पेपरेजी कहते हैं। अब ये शब्द थोड़ा सा खतरनाक है। पेपरेजी नाम का एक इंसान हुआ करता था जो सबसे पहले, इसी के नाम के आधार पर ये रखा गया है, ये सबसे पहले के ऐसा इंसान हुआ करता था जो सेलिब्रिटीज की उनकी मर्जी के बगैर फोटोज खींचता था।
समझ रहे हैं? उनकी मर्जी के बगैर उनकी फोटोज खींचता था, उन्हें पता ही नहीं चलने देता था। वहीं से उन सारे लोगों को ही, फॉलोअर्स जो होते थे फोटो खींचने वाले, उन सभी को पेपरेजी कहना शुरू कर दिया गया। रिपोर्टर जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है ना जी, यानी कि ये वो इंसान हो गया जिसे आप जर्नलिस्ट कहेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ बटोरने वाला। एडिटर जो जर्नलिस्ट यानी कि रिपोर्टर की न्यूज़ को एडिट करने का काम करता है। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? यानी कि रिपोर्टर की जितनी भी खबरें हैं उन सभी को क्या करता है, ओवरसी, देखता है क्या सही है इसमें क्या गलत है। और इंटरव्यूअर का सवाल आप लोगों से होमवर्क में मैं पूछ रहा हूं। एक तो इंटरव्यूअर हो गया और एक इंटरव्यूवी हो गया। इन दोनों में क्या फर्क है भाई, ये आप मुझे बताएंगे। इंटरव्यू को मैं तोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। जब इंटर की बात हम करते हैं तो इसका मतलब होता है बिटवीन, और व्यू का मतलब होता है देखना, ठीक है ना जी। तो अंदर देखने का एक प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरव्यू। अब आप इन दोनों शब्दों के फर्क मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों। आइए अगले सवाल की ओर लिए चलता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन 19 वी हैव, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हर्डिंग, हैपोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, हर्पेटोलॉजी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए खूबसूरत सा होमवर्क है, ध्यान से समझकर इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करेंगे। ये सवाल आपके लिए है, मेहनत कीजिएगा, आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक नया सवाल आप लोगों के सामने है, और ये CGL टीयर 2 से क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाया गया है। ध्यान रखिएगा, विज्ञान, अध्ययन, जानकारी को बताने वाले शब्द लॉजी से ही हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोगों को देखना है विज्ञान के साथ साथ कला भी यहाँ पर होनी चाहिए, किस चीज़ को, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स को उगाने की। तो इन चारों में से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल आप सभी के लिए है। आइए बच्चों क्वेश्चन 20 पर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन 20 हमें क्या कहता है, आर्क्ड स्ट्रक्चर इन गार्डन हैविंग क्लिम्बिंग प्लांट्स, ठीक है ना जी, जिनके ऊपर प्लांट्स हमें क्लिम्बिंग नजर आते हैं, ठीक है ना जी। ये एक आर्क्ड स्ट्रक्चर है जो गार्डन में लगाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। देखो जी, शेड की अगर हम बात करते हैं तो शेड अपने आप में होता है, आपके आंगन में इस तरीके का एक छप्पड़ डाल दिया भाई, जिसके अंदर आप लोगों की भैंस बांध दी गई, ठीक है ना। सिलेक्शन नहीं होगा तो बेटा यही भैंस आप लोगों के पास आएगी और आपके पास आके बोलेगी माँ आजा, ठीक है भाई। तो ये हो गई शेड, ठीक है ना। ये बेसिकली स्मॉल स्टोरेज की तरह से भी काम कर रहा होता है। इधर लिखा हमारे सामने पाथ, रास्ते की बात हो गई, ठीक है जी। ये तो सिंपल पगडंडी है, ठीक है ना, छोटा रास्ता होता है, ठीक है जी। इसे हम अगर कहने की कोशिश करें तो स्मॉल पैसेज, छोटा रास्ता इसे हम कहते हैं, ठीक है। परगोला इसका सही आंसर है, और शेल्टर होता है जहां रहने का स्थान होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल, मौसम से बचने के लिए एक हम कहते हैं निवास स्थान, अगर हम कहने की कोशिश करते हैं ना। शेल्टर ऐसे घर को कहा जाता है जो बेसिकली सेफ्टी के लिए या प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है जी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 21 कहता है, टू द अटमोस्ट या मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, यानी कि जो बहुत ज्यादा दूर तक, बहुत ज्यादा हद तक किसी बात के मीनिंग को हमें समझाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेरली, बेरली, प्राइमरी या क्वाइट। ध्यान से समझेंगे, मेरली का मतलब हमें क्या समझ आता है, मेरली का मतलब समझ में आता है ओनली, सोलली, केवल, मात्र। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है दोस्त क्या चीज, बेयरली, बेयरली का मतलब होता है रेयरली। आप जानते हैं ये शब्द अपने आप में कैसा होता है बच्चों, ये शब्द अपने आप में नेगेटिव होता है। प्राइमरीली का मतलब हमें समझ में आता है जो अपने आप में मुख्य रूप से है, अगर हम साधारण हिंदी इसकी समझें तो मुख्य रूप से, अंग्रेजी में कहें तो मेनली। तो सर जो पूरी तरह से अपने आप में, क्वाइट आपके सामने इसका आंसर है। अब आप लोगों को ये बताना है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये शब्द क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है, अपने आप में नाउन है, अपने आप में ये एडवर्ब है, या फिर अपने आप में ये शब्द डिटरमिनर है। जरूर बताइएगा अपना आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों।
आइए भाई लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर काम करते हैं। क्वेश्चन 22 कहता है रियली कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड एडवर्टीज्ड और रिप्यूटेड सोर्स, है ना, यानी कि जो अपने रिप्यूटेड सोर्स, एडवर्टीज्ड सोर्स या स्टेटेड सोर्स से आता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो बोगस की अगर हम बात करते हैं ना, तो बोगस का मतलब हमें समझ में आता है जो झूठ से भरा है, जो दिखावे से भरा है, इसी को हम कहते हैं प्रिटेंडेड। फेक अग कहोगे सर दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इनसिंसियर यानी कि इन लगाने की वजह से जो सिंसियर नहीं है, तो जो ऑथेंटिक है, जेन्युइन, आप उसे कहते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 23 पर काम करते हैं। एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, वो जो हाथों से एक्सपर्ट लिखावट लिख दे उसे हम क्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एंडोडोंटिस्ट नया शब्द आप सभी के लिए है, ठीक है। ये एंडोडोंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सर सबसे पहले तो हमारे सामने डोंट की बात कर रहा है। डेंट से समझिएगा इसका अर्थ, ये डेंटल हो गया, ठीक है जी। एंडो का मतलब हमें समझ आया अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जो दांतों में रूट से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है, समझ रहे हैं। एंडोडोंटिस्ट अपने आप में एक अलग ही तरह का जो डॉक्टर होता है, बेसिकली वो जो कैनल की रूट होती है। अब कैनल कौन सी तरह का दांत होता है भाई, ये आप लोगों को पता है। अगर हम जबड़े की बात करें तो जो रूट लेवल का, जैसे मान लीजिए मैं एक सामान्य तरीके से समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना भाई साहब, ये आप लोगों का दांत है। अब आप लोगों ने दांतों की इस तरीके की फोटो देखी ही होगी, है ना। अब ये आप लोगों का एक सामान्य दांत है। दांत की ये जो कैनल रूट है ना भाई साहब, इसके लिए विशेषज्ञ कहलाता है एंडोडोंटिस्ट। फन एम्बुलिस्ट, एम्बुल का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था चलना, अरे हाँ है ना। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया बेटा इंसान के लिए लिखा हुआ, ठीक है। और फन का मतलब आप जान रहे हैं मस्ती में चलने वाला काम होता है। तो फन एम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो बड़ी मस्ती से रस्सी पर चलने का करतब दिखाने वाला इंसान होता है, ठीक है। शॉर्ट करेक्ट हो गया, सेट है बेटा। अब लिखा है हमारे सामने ऑब्स्टेस, ये लिखा है ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन। तो इसको अगर हम कहते हैं तो ये होता है जो मतलब चाइल्ड बर्थ का एक्सपर्ट होता है, ये चाइल्ड बर्थ का एक्सपर्ट होता है, ठीक है जी। अब एक शब्द हमारे सामने लिखा है, क्या चीज, कायरोग्राफर। कायरोग्राफर की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंदर हम लोगों को ग्राफ या ग्राम अगर देखने को मिल जाए तो इन शब्दों के रूट के आधार पर हमेशा इनका अर्थ निकलता है लिखना। और कायरोग्राफर को ही हम कैलीग्राफर भी कह देते हैं, कैलीग्राफर भी हम कह देते हैं, ठीक है ना। आपका अपना नाम है, तो जब आप अपने नाम को खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं तो आप अपने खूबसूरत नाम को लिखने के लिए ये जो कलाकारियाँ अब मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कायरोग्राफर। हाथों से सुंदर सुंदर लिखने की अदा, करेक्ट है बच्चे। चलिए क्वेश्चन 24 कहता है अ हाईली अनप्लीजेंट एनोइंग ऑब्जेक्शनेबल साउंड। साउंड से संबंधित शब्द पर आ जाओ बेटा, ठीक है जी। साउंड कैसी, अनप्लीजेंट नेगेटिव हो गया, एनोइंग नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ऑब्जेक्शनेबल जिसके ऊपर आपत्ति जताई आप। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम कहने की कोशिश करते हैं लवली। नेगेटिव वर्ड्स में लवली तो नहीं होगा, प्यारा है ना भाई। नेटल का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं बर्थ। अब आपके लिए एक शब्द मैंने आपको कह दिया भाई, प्री नेटल। प्री नेटल का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। होमवर्क है बच्चों आप लोगों के लिए। स्लाइड का मतलब थोड़ा सा, तो करेक्ट आंसर एक ही बचता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टी। नेस्टी हम किसे कहते हैं, जो हमें परेशान करता है। इसके सिनोनिम्स एनोइंग है, अनप्लीजेंट है, ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है बेटा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 26 पर काम कर रहे हैं हम। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। आप जब सर्कस में जाते हैं तो सर्कस में एक इंसान आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है ना जी। और वो कर क्या रहा होता है, अपने हाथों से वो भाई बहुत सारे ऑब्जेक्ट से को हवा में यूं घुमाकर दिखाता है, और वो आपको दिखाता रहता है इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना जी। कहते तो इसको जगलर है हम। इस तरीका का कोई भी करतब हमारे सामने करके दिखा रहा होता है। अब बेटा ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हम कहें आर्टिसन नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा भाई? आर्टिसन का मतलब होता है शिल्पकार, यानी कि एक ऐसा इंसान जो हाथों से कोई भी चीज बना सकता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, नहीं होगा, ठीक है जी। आर्टिस्ट जो कला का काम करने वाला है, ठीक है, आर्ट के साथ इस्ट जुड़ा है तो वो इंसान जो कला का काम करता है, ठीक है ना, यानी कि जो कला का काम करने वाला हो गया। आर्चर हम किसे कहते हैं? आर्चर हम किसे कहते हैं? तीरंदाज, ठीक है ना जी। तो हमारे प्यारे अर्जुन हमें याद आ रहे हैं, तीरंदाज हो गए आर्चर, ठीक है जी। ओके, तो एक्रोबैट की हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 26 पर आएंगे बेटा, आइए भाई। मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस, आर्टिफिशियल जो बनाया हुआ है सब्सटेंस या मटेरियल से, ठीक है, यानी कि जिसे इंसान ने अपने हाथों से बनाया है। ऑथेंटिक तो आप किसे कहते हैं? ऑथेंटिक उससे कहते हैं जो प्रमाणिक है, वो वास्तविक है, जेन्युइन है, रियल है, ठीक है भाई, है ना। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? जिसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंसिव को हम कॉस्टली भी कह देते हैं। इधर लिखा है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव शब्द बना है ऑफेंड से। अब ऑफेंड का अर्थ क्या होता है आप मुझे बताएंगे, ऑफेंसिव का अर्थ आप बताने का काम करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये सभी अपने आप में नहीं है, सिंथेटिक ही हम कहते हैं। सिंथेटिक एक ऐसा चीज होता है, सब्सटेंस होता है जिसे इंसान ने बहुत सारी चीजों से मिलाकर बनाया है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक। क्वेश्चन 27 कहता है अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन जिस पर इंसान वापस नहीं जा सकता है, ठीक है जी। आप ध्यान से देखिएगा एक एक शब्द के ऊपर, ठीक है ना। अगर किसी शब्द के अंदर क्रेड लिखा है, क्रेड की अगर हम बात करते हैं तो क्रेड का मतलब होता है बिलीव, ईबल का मतलब योग्य, और भाई इन लगाने का मतलब नॉट, तो इनक्रेडिबल का मतलब जो विश्वास करने योग्य ना हो। सर प्रोब का मतलब हमें समझ में आता है, प्रोबेब का मतलब समझ में आता है जिसके अंदर संभावना बताई जाती है, ठीक है जी। तो इम्प्रोबेबल यानी कि जो अपनी संभावना खत्म कर देता है। अनलाइकली टू हैपन, इसका अर्थ अगर मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप कहेंगे सर अनलाइकली टू हैपन यानी कि जिसके होने की संभावना खत्म हो जाए, ठीक है जी। इररेवोकेबल, सर रिवोक करने का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना, ठीक है ना। रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर देना, ठीक है भाई। कोरिज का मतलब करेक्ट जिसे किया जाना है। इन लगाने का मतलब जिसको करेक्ट ना किया जा सके, तो ये भी हमारे सामने गया। हमारे सामने एक ही आंसर बचता है, इररिवोकेबल, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 28 पर आते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, आप कोई भी फिल्म देखने जाते हैं बड़े पर्दे पर, ठीक है ना जी। फाइन, कोई भी फिल्म देखने जाते हो तो उसके अंदर एक ही मेन कैरेक्टर होता है जिसके चारों ओर आप लोगों को कई सारे कैरेक्टर भटकते हुए नजर आते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? एडवर्जरी। एडवर्जरी का मतलब क्या होता है? विरोधी। ओपोनेंट को हम कहते हैं एनिमी, ओपोनेंट हम इसे कहते हैं, नहीं चलेगा। प्रोटेगोनिस्ट, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे, ठीक है जी। और आगे आके कौन कर रहा है? गॉनेस्ट। गॉनेस्ट का मतलब जिसके सबसे आगे आकर बहुत सारे काम दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी शब्द के अंदर GON हमें देखने को मिल जाए तो उसका मतलब होता है एंगल या फिर साइड, जिसके कई एंगल सबसे सामने दिखाए जाते हैं, यही इसका सही जवाब होगा। लिखा है कॉन्टेंडर। कॉन्टेंडर हम किसे कहते हैं? कॉन्टेंडर हम कहते हैं प्रतिद्वंदी को, जो कॉम्पिटिटर होता है। कॉन्टेंडर किसे कहते हैं? कॉम्पिटिटर, यानी कि जो किसी चीज का प्रतिद्वंदी होता है। जब एमुलेटर की हम बात करते हैं तो एमुलेटर का मतलब होता है जो क्या कर रहा होता है? इमिटेट कर रहा होता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं इमिटेटर, ठीक है ना। जो किसी की नकल उतारता है, समझ में आ रही है बेटा? जो किसी की नकल उतारता है उसे हम कहते हैं एमुलेटर। अ लॉन्ग वुडन सीट, एक लंबी वुडन सीट विद अ बैक, जिसकी कमर भी होती है, फॉर पीपल टू सिट ऑन इन अ चर्च, ठीक है ना जी। ये बेसिकली एक इस तरीके का बेंच होता है भाई, चर्च में बनाया जाता है। और भाई इसकी, अब आप रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखते हो इस तरह का बेंच, ठीक है ना। तो मैं कुछ अलग से नहीं बना रहा हूँ, ऐसे बेंच हमने देखे हैं। ये बेसिकली चर्च में रखे जाते हैं जहाँ लोग बैठकर पूजा पाठ करते हैं।
ऑल्टर तो वो होती है जहां पर हम भगवान की मूर्ति को कुछ समर्पित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने कोई भी भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, उसके सामने हमने इस तरह का एक ऑल्टर बनाया जिस पर हम चीज़ों को समर्पित करते हैं। नारियल रख दिया, माला रख दी, है ना भाई, धूप अगरबत्ती फल मिठाई एटसेट्रा, ऑल्टर कहलाता है। प्यू करेक्ट आंसर है बेटा। पल्पिट, पल्पिट हम कहते हैं उस रेज्ड प्लेटफॉर्म को जहां से कोई भी बोलने वाला, भाषण बोलने वाला खड़ा होकर बोलता है। ये हमारे सामने एक प्रांगण है, यहाँ किसी इंसान ने एक बहुत ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना दिया, यहाँ एक नेता भाई माइक लगाकर खड़े होके बोलेगा। ठीक है जी, तो ये क्या है अपने आप में, पल्पिट, रेज्ड प्लेटफॉर्म, इसे हम कहते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, जहां से कोई भी भाषण वक्ता देता है किसी भी इंसान के सामने। करेक्ट है। अब आता है आयल। जब इस आयल की हम बात कर रहे हैं तो ये होता है एक नैरो पैसेज, गलियारा, गलियारा। तो आयल को अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे, अ नैरो पैसेज, ठीक है, गलियारा। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने प्यू बनता है। बेंच कह लीजिए। क्वेश्चन 30 पर आएंगे मेरे बच्चों। सवाल कहता है एक ऐसा इंसान जो अकंपनी साथ देता है somebody टू प्रोटेक्ट हिम, उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, जो उसके प्रोटेक्शन के लिए सलमान खान के साथ शेरा, कहने के लिए तो बॉडीगार्ड है लेकिन वो हर समय उनको आगे चलकर आगे से आगे चलने के लिए एस्कॉर्ट करता है। डिफेंडर तो बचाने वाला हो गया, डिफेंडर कौन हो गया, रक्षक हो गया। ठीक है ना जी, यानी कि बेसिकली ये वो इंसान है जो क्या कर रहा होता है, गार्ड्स कर रहा है, गार्ड कर रहा है। ठीक है जी, गाइड जो किसी चीज के बारे में आपको कोई चीज समझाता है, गाइड जो किसी चीज को समझाने का काम करता है, यानी कि वो जो हमें कोई भी चीज को समझने में मदद करता है। कंपेनियन साथी होता है। तो बेटा एस्कॉर्ट से अच्छा कोई इसका अर्थ नहीं बनता है बाबू। ठीक है, अब हमारे सामने अगला सवाल है, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जिनको शब्दों में बयान ना किया जा सके, शब्दों में जिसकी व्याख्या ना की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला शब्द है इनडिस्पेंसेबल। डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, इच्छा। जहां इच्छा ना चले, जहां अपनी इच्छा के अनुसार किसी चीज को नहीं टाला जा सके, तो आप उसी चीज को क्या कहेंगे, एसेंशियल। अरे हाँ ना, यानी कि जो अपने आप में बेहद ज्यादा जरूरी है। तो बेटा ये तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर नहीं है। इनफॉलिबल, फॉलिबल फॉल शब्द से बना है, ठीक है ना, तो इनफॉलिबल का मतलब जो अपने आप में फेल नहीं हो पाए, है ना, यानी कि जो अपने आप में फेल नहीं हो पाए उसी को हम कहते हैं क्या, रिलायबल, जिस पर भरोसा होता है। इनडेलिबल, डेली का मतलब डिलीट करना, मिटाना, तो इनडेलिबल का मतलब होता है जिसको मिटाया ना जा सके, समथिंग दैट बिकम्स परमानेंट, जो परमानेंट बन जाती है। इनएफेबल, यही इस लिखे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर बन जाता है दोस्तों। करेक्ट है। आइए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 32 पर काम करते हैं। अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन द माउंटेन साइड। ध्यान से समझिएगा भाई साहब, ये जमीन है, ठीक है जी, हो सकता समुद्र हो, ये पहाड़ है, यहां से ऊपर से लगातार पत्थर या मलबा जो जमीन की ओर गिरता है, इसे आप क्या कहते हैं। तो बेटा इसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, ब्लिजर्ड, ग्लेशियर, एवलांशे या टाइफून। देखिए टाइफून जो शब्द है ना हमारे सामने, टाइफून शब्द निकल कर आया है तूफान, हिंदी के शब्द से है, ठीक है ना, तो इसका तो शाब्दिक अर्थ से ही हमें समझ में आ गया तूफान। करेक्ट है भाई, हाँ है ना, करेक्ट है। तो ये बेसिकली अपने आप में तेज हवाओं के साथ जो बारिश आती है उसे हम तूफान कहते हैं। ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं तो ग्लेशियर अपने आप में जो बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर बहता हुआ जाता है, याद है ना टाइटैनिक डूबा था भाई साहब, इस तरीके का ग्लेशियर आप लोगों ने देखा था जिसका 1/3 दिख रहा था, 2/3 छिपा हुआ था पानी में। ब्लिजर्ड हमारे सामने एक शब्द आता है जिसे हम तूफानी बर्फ कहते हैं, जब तूफान चल रहा होता है और उसके अंदर बर्फबारी हो रही होती है, ब्लिजर्ड कहलाता है। तो एवलांशे इसे हम कहते हैं, और ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, किसी देश के जो मूल निवासी हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखिए बच्चों शब्द बहुत प्यारे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहला शब्द हमारे सामने आता है क्या चीज, कैनिबल, मांसाहारी को हम कहते हैं जो बच्चों का मांस खाते हैं, ठीक है ना, खासकर जो
बच्चों का मांस खाते हैं, ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, ठीक है ना। आप इसे लिख लीजिएगा बड़े अच्छे से, जो ह्यूमन फ्लैश खाने वाला काम करते हैं, ठीक है जी। ट्राइबल यानी कि जो ट्राइब से रिलेटेड हैं, जो विलुप्त जनजातियां हैं। एबोरिजिन्स, ये इसका करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों, ठीक है ना। सैवेज हम कहते हैं किसको, असभ्य को, जो सभ्य नहीं है, ठीक है ना, जो अनसिविलाइज्ड है, इसी को सैवेज के आधार पर अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये हो जाता है प्रिमिटिव, ठीक है। ये होता है अनसिविलाइज्ड, ठीक है, ये होता है अनसिविलाइज्ड। फाइन, चलिए बच्चों क्वेश्चन 34 पर आ जाइए। आ सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली। एक ऐसा रूम सेट जो बनाया जाता है खास तौर पर होटल के अंदर, जिसमें एक इंसान या उसका परिवार रह सकता है। सर अबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो अबोर्ड अपने आप में रेजिडेंस के लिए यूज होता है, तो रेजिडेंस की तो कैटेगरी से ही बाहर हो गया। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट होता है एक बहुत बड़ी जो बिल्डिंग होती है उसका एक छोटा टुकड़ा जिसके अंदर आप रहते हैं। अपार्टमेंट को आप फ्लोर भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिएगा, मान लीजिए ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा है और यहाँ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई हुई है, तो इनको आप अपार्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है भाई। फ्लैट आप जानते हैं, फ्लोर को ही हम फ्लैट कहते हैं बेसिकली। होटल के कमरे को स्वीट कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखेंगे, इसे स्वीट कहते हैं, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, स्वीट। क्वेश्चन 35, सब्सटेंस। क्वेश्चन 35 कहता है सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग ट्रबलसम स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, माइस एटसेट्रा, ठीक है। इंसेक्ट, माइस एटसेट्रा को मारने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं बच्चों पेस्टिसाइड। क्या कहते हैं भाई, पेस्टिसाइड। यही इसका करेक्ट आंसर है, जो पेस्ट को मारने के लिए, छोटे छोटे कीट को मारने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं। आता है हमारे सामने फंगीसाइड। देखो सभी शब्दों के अंत में साइड लिखा है, साइड का मतलब हमारे समझ में आता है या तो किसी की किलिंग या फिर किसी का मर्डर बताने वाले शब्द की बात हो गई, ठीक है जी। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, होमिसाइड का मतलब होता है जब ह्यूमन बीइंग की हत्या की जाती है। होमिसाइड ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है जी। इन्फेंटिसाइड छोटे नवजात शिशु को मारने का, इन्फेंट नवजात शिशु को कहा जाता है, ठीक है। फंगीसाइड फंगी को खत्म करने के लिए। तो करेक्ट आंसर एक ही बचता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड, करेक्ट है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स। देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए बच्चों आप लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। जब आप सिनेमा देखने जा रहे होते हैं तो आपकी अपनी एक स्क्रीन नंबर होता है। जब आप उसमें एंटर करते हैं तो एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, सामने बहुत सारी चेयर लगी होती हैं, ठीक है ना जी। अब सामने बहुत सारी चेयर होती हैं तो आपको नहीं पता कि जो टिकट आपने ली है आपको बैठना कहाँ है। सो दिस इज द पर्सन जो आपको ले जाकर एक टॉर्च से दिखाता है, देखो देखो वो वाली जो सामने चेयर है ना, वहां आपको जाकर बैठना है। आप चले जाते हैं, वहां जाकर आप देखते हैं वहां दो लोग आपस में तारारा करते हुए नजर आए। अब आप कहते हैं भैया ये हमारी सीट है, वो आपको दे के दो प्यारे प्यारे गालियां आपको भगा देते हैं। वापस आते हो उस टॉर्च वाले भैया के पास, आप कहते हैं सर आप ही लेकर चले ना प्लीज, देखो वहां तो कुछ और ही माहौल हो रहा है। वहां जाकर वो टॉर्च मारता है, क्या हो रहा है बदतमीजो, चलो चलो मीन्स का पेपर है, घर पे चलो चलो। तो वहां उनको सीट दिखाने वाला इंसान, दैट पर्सन इज कॉल्ड अशर, इसी को हम कहते हैं अशर, ठीक है जी। ये गार्ड नहीं, वॉचमैन नहीं, कैमरामैन नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस शब्द को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। जब आप अपना अधिकार किसी और को आजमाने के लिए, काम करने के लिए देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डेलीगेट, प्रतिनिधित्व देना। इसे हम कहते हैं प्रतिनिधित्व किसी को देना, डेलीगेट करना ही ये सबसे सटीक इसका शब्द है, ठीक है जी। अगला शब्द हमारे सामने है असर्प। असर्प का मतलब क्या होता है, जब आप बिना अधिकार के किसी ताकत को हासिल कर लेते हैं, ठीक है जी, है ना। यानी कि इसको अगर हम समझने का काम करते हैं, जब हम किसी भी चीज को ओवर पावर कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करें, टेक पावर विद अथॉरिटी,
जब किसी से अधिकार हम प्राप्त करने की कोशिश करें बल के आधार पर कि हमने तो पा लिया, अब जो तुम्हें करना है कर लो, ठीक है जी। सुपरवाइज का मतलब होता है निगरानी करना, ठीक है ना, जब आप किसी चीज को निगरानी करते हैं, इसी को आप कहते हैं देख रेख करना, ठीक है जी। शिर्क, काम से मन चुराना, काम से जी चुराना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कहते हैं यार सर पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें, तो उसी चीज को हम कहते हैं शिर्क करना, यानी कि अवॉइड करना, खासकर उस चीज को अवॉइड करना जो आपकी ड्यूटी है, जो इस समय हकीकत में आपको करना चाहिए। क्वेश्चन 38 कहता है वन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेसेस, उसे हम कहते हैं, ये तो सभी को पता है, जोकी से हम कहते हैं, ठीक है ना जी। पोर्टर हम कहते हैं क्या चीज, कुली। पोर्टर शब्द कैसे बना है मेरे बेटा, पोर्ट का मतलब होता है रूट लेवल पर किसी चीज को कैरी करना, ER लगते ही वो बन गया इंसान, ठीक है ना जी। तो ये हो गया हमारा कुली। एथलीट जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, एथलीट हम किसे कहते हैं, जो स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब आता है स्प्रिंटर। स्प्रिंटर कौन होता है, जो भागकर दौड़ लगाता है, ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, यानी कि ये बेसिकली रनर होता है जो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है कम समय में, ठीक है ना। स्प्रिंटर शब्द बना है स्प्रिंट से, ठीक है ना। क्रिकेट वगैरह में आपने इस शब्द का प्रयोग जरूर देखा होगा। सर बाउंड्री लाइन पर आपने ध्यान से देखा हो तो बाउंड्री लाइन पर कोई भी प्लेयर यहाँ खड़ा है और बॉल उछल के यहाँ पर आ रही है, तो ये स्प्रिंट लगाता है भागकर इस बॉल को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंटर ऐसे याद किया जा सकता है। आइए बच्चों अगले सवाल पर आते हैं। फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब हमें समझ में आता है काल्पनिक, कल्पना से भरा। काल्पनिक ऐसा नाम प्रयोग किया जाता है ऑथर के द्वारा, ऑथर का ये असली नाम नहीं है। देखो बच्चों, अब अगर हम किसी शब्द के अंदर निम देखने का काम करते हैं तो ये नेम बताने का काम करता है, ठीक है ना जी। निम से आपके सामने क्या हो गया, नाम बताने वाला काम हो गया, ठीक है जी। एलिबी, ठीक है ना, एलिबाई भी इसे बोल दिया जाता है। एलिबी या एलिबाई का मतलब हमें समझ में आता है जो अपने आप में एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन होती है, यानी कि किसी चीज को लेकर झूठा डिस्कशन या झूठा बयान या कोई भी एक्सक्यूज भी इसे आप कह सकते हैं, इसके लिए ये भी कहा जा सकता है ये एक्सक्यूज है। नेम सेक का मतलब क्या होता है, जैसे हरियाणा की बात कर रहा हूँ भाई छोरो, ठीक है। हरियाणा की किसी भी गली में जाकर बस आप एक काम कर दीजिएगा, किसी भी गली में जिससे आप जानते नहीं हैं, किसी गांव के किसी भी गली में जाकर एक बार जोर से आवाज लगा देना, ओ काले, इस नाम का जोर से आवाज सुनते ही ये सोच लो 5-6 लोग कह देंगे हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। ये वहां इतना कॉमन नाम है हरियाणा में भाई कि हर 10वें आदमी का ये नाम देखने को मिलता है, काला, भोलू, मांगे, छोटू, ठीक है भाई साहब, ये क्या है, ठीक है। अब भाई साहब जैसे आपने आवाज लगाई 2 इंसान निकलकर सामने आ गए, इसका भी नाम काला, इसका भी, ये दोनों एक ही नाम के इंसान हैं, नेम सेक कहलाते हैं, ठीक है ना। 2 पीपल विद सिमिलर नेम इज कॉल्ड नेम सेक, करेक्ट है, हाँ ना। होमो का मतलब हमें समझ में आता है सिमिलर, ठीक है ना। अब होमोनिम अपने आप में वोकैबुलरी की एक कैटेगरी होती है दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे शब्द जिनकी सेम स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं जिनकी स्पेलिंग भी सेम है, पेशेंट को 2 तरह प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इसके 2 अर्थ होते हैं। एक पेशेंट रोगी जो नाउन की तरह होता है, और एडजेक्टिव की तरह इसे हम कहते हैं वो इंसान जो धैर्यवान होता है। ये होमोनिम हो गए भाई, ठीक है ना। तो नकली, सिडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा नाम वाला इंसान, सुडोनिम। अधिकतर लेखकों की ये आदत है वो अपने असली नाम को छिपा लेते हैं और अपने असली नाम की जगह एक नकली नाम वो अपना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सुडोनिम, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है समवन टेकन अ प्रिजनर, जिसे कैदी की तरह रखा जाता है टू फुलफिल डिमांड्स, अपने कैद में रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, होस्टेज कहते हैं भाई, ठीक है ना जी। बंधक जिसे हम कहते हैं, बंधक बना लिया, बंदी बना लिया, जिसको रख लिया जाता है, बेटा फिरौती देगा तेरे को छोड़ देते हैं, हाँ है ना। सर होस्ट का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजर कहलाता है,
जो किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। गेस्ट मेहमान होता है। डीलर आप जानते ही हैं, जो किसी पैसे को लेकर किसी काम को अंजाम दिला देता है। क्वेश्चन 41 हमें कहता है एक ऐसे स्थान की बारी दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं, सामान्य भाषा में इसी को हम संगम कहते हैं। ठीक है ना जी। भारत में कितने संगम प्रसिद्ध हैं, होमवर्क में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 5 संगम के नाम आप मुझे जरूर बताइए जहां नदियों का मिलन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। फ्लुएंस का मतलब फ्लो और कौन का मतलब इकट्ठे मिल जाना, फ्लो का। ठीक है जी। हाँ है ना। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने स्ट्रेट है, ज्योग्राफी की टर्म है, होमवर्क में जरूर बताइएगा। डेल्टा ज्योग्राफी की टर्म है, होमवर्क में जरूर बताइएगा। एस्टुअरी होमवर्क में जरूर बताइएगा, ज्योग्राफी की टर्म है। ठीक है जी, करेक्ट है बॉस? फाइन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पर। अ सेट ऑफ रूम्स, कमरों का एक सेट है, फॉर्मिंग जो बनाता है वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर एक रेजिडेंस बनाता है, उसे क्या कहते हैं? बंगलो, सूट, अपार्टमेंट या विला। क्या कहते हैं? सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। एक बड़ी सी बिल्डिंग हमारे सामने है भाई, इस बिल्डिंग के अंदर एक हमारे सामने इतना हमने ढांचा अलग कर दिया, इतना ढांचा हमने अलग कर दिया। इसके अंदर रूम्स भी हैं, किचन भी है, बाथरूम, सब कुछ है, यहाँ रहने के लिए जगह बनाते हैं आप, तो इसे आप कहते हैं अपार्टमेंट। करेक्ट है। बंगलो नहीं, स्वीट नहीं, विला नहीं। अब ये घर रहने के अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। अब विला कहाँ होता है भाई? विलेज में एक बड़े घर को विला कहते हैं। ये कितनी बड़ी जमीन का टुकड़ा है, यहाँ आप लोगों ने एक बड़ा सा घर बना लिया भाई। ठीक है जी साहब, पीछे गार्डन बना लिया, यहाँ आप लोगों ने कुछ अपना रखने रहने का, विला एक बड़ा घर। गांव देहात में बंगलो, बंगला तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना जी, करेक्ट है ना, जिसकी एक या दो मंजिल होती हैं। विला एक मंजिल का होता है, ये एक या दो मंजिल का बंगलो होता है। ठीक है जी, करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाएंगे। टू लेंथ्स ऑफ रोप, रस्सियों की दो लेंथ, वुड और मेटल, विच क्रॉस पीसेस, ठीक है ना जी, विद क्रॉस पीसेस यूज फॉर क्लिम्बिंग अप और डाउन द वॉल्स, जिसको आप मतलब दीवार पर चढ़ने या उतरने के लिए यूज कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे, दो लेंथ ये हमने बना दिया, किसी की, या तो रस्सी की या वुड की, मेटल की, किसी भी चीज की हो सकती है, क्रॉस पीसीज इसके अंदर लगा दिए जाते हैं। लो भाई, ये तो बन गई हमारी सांप सीढ़ी वाली सीढ़ी। हाँ है ना। तो इसे हम स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स हम नहीं कहते सर, स्टेप्स तो होते हैं हमारा जो घरों में बना हुआ है। आप देखते हैं भाई, घरों में बने हुए जीने तो इस तरीके से। भाई साहब ड्राइंग बहुत मस्त है इस मास्टर की, बस ये एक बार मुझे मिल जाए ना, कसम से। ठीक है ना, इस मास्टर की तो बोलो तारा रा। ठीक है, ये आपकी स्टेप्स हैं। ठीक है जी। लेडर इसका करेक्ट आंसर है। रेलिंग, सपोर्टिंग चीज को हम रेलिंग कहते हैं। ये रेलिंग बना दी भाई साहब, सपोर्ट जिसे हम कहते हैं। हटाओ भाई, स्टेयर्स आपके सामने ये बन ही गए हैं, स्टेप्स को ही हम स्टेयर्स कह देते हैं बेटा। ठीक है ना जी, सेट है बॉस। क्या क्या गजब का बंदा है, एक ही ड्राइंग में सब समझा दिया। अगर ये मुझे मिल जाए ना कहीं गोपाल वर्मा, कसम से, कसम उड़ान छल्ले की, इसको तो मैं आज बेटा अगले एक सवाल पर आ जाए। अब मेडिकल डॉक्टर्स की बात कही जा रही है जो स्पेशलाइज करते हैं डायग्नोज, रोग को पहचानने की। कौन से रोग? बीमारियों को पहचानने की, जो एक्सरे ढूंढे, सीटी स्कैन ढूंढे, अल्ट्रासाउंड के आधार पर बीमारी को ढूंढे। ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझो, लॉजी शब्द तो सभी में छिपा हुआ है। लॉजी का मतलब आप जानते हैं, जब आप किसी चीज के अध्ययन की बात कर रहे हैं। ईस्ट लिखा है तो इंसान की बात हो गई है ना। चलो ये भी समझ में आ गया। डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो क्या स्किन से रिलेटेड है ये बात हमारे सामने है जी। डिजीज यूजिंग एक्सरे, हटाओ सर। रेडियो का मतलब क्या होता है? रेडियो का मतलब हमें समझ में आता है, वो इंसान जो मेडिकल इमेज क्रिएट करता है, जो क्या कर रहा होता है, मेडिकल इमेज करके तैयार और उसके आधार पर स्टडी करने का काम करता है। कार्डियो का मतलब होता है बेटा हार्ट, तो हृदय विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं हम, है ना भाई साहब। कार्डियोलॉजिस्ट कह देते हैं जो हृदय विशेषज्ञ होता है। अब आता है हमारे सामने क्या? पैथोलॉजिस्ट। पैथो का मतलब क्या होता है? पैथो किसी शब्द के अंदर मिल जाए तो डिजीज, तो पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारे खून के आधार पर हमारे रोग की जांच पड़ताल करता है। तो हमारे सामने
एक ही करेक्ट आंसर बचता है, दैट इज कॉल्ड रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, फाइन। आइए बच्चों, क्वेश्चन 45 देखते हैं। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, जिसकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस बहुत सूक्ष्म होती है, कम होती है, जिसकी वैल्यू या वर्थ न के बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है जी। फंडामेंटल को मतलब हम समझने की कोशिश करें तो बेसिक, मूलभूत। ठीक है ना, इसीलिए अगर आपको पेपर में बेसिक फंडामेंटल कहीं देखने को मिल जाए तो बेसिक फंडामेंटल अपने आप में सुपरफ्लूस हो जाता है। ठीक है जी। स्कैंटी का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है ना जी, जिसकी मात्रा कम हो जाती है, तो इसे समझने के लिए आप बेयरली इनफ का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है ना, कम मात्रा जिसकी होती है। करेक्ट है, हाँ या ना। कार्डिनल की बात करते हैं तो कार्डिनल अपने आप में क्या होते हैं? कार्डिनल होते हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कार्डिनल सिनोनिम है फंडामेंटल का, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रिवियल। ठीक है ना जी। ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू हुई नहीं है। इनसिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चे, करेक्ट है। क्वेश्चन 46 पर आ जाएं। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, ठीक है ना जी, धीरे धीरे बहने वाला वजन, या फिर रिवर ऑफ आइस, यानी कि एक ऐसी नदी जिसमें बहुत सारी आइस जमी हुई है पर वो धीरे धीरे बह रही है, उसे हम क्या कहते हैं? चलो भाइयों, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था एवलांशे, ये तो नहीं होगा। एवलांशे होता है जब पहाड़ से बहुत सारे पत्थर टूटकर या आइस की शीट टूटकर जब रोड पर गिरती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एवलांशे। ब्लिजर्ड, तूफान, जो कौन सा तूफान होता है बेटा? ये एक ऐसा तूफान होता है जिसमें हम लोगों को बर्फबारी देखने को मिलती है। ठीक है जी। ग्लेशियर बिल्कुल सही जवाब होगा, टाइफून बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने ग्लेशियर इसके लिए बन जाता है। आइए बच्चों, अगले सवाल की ओर काम कर रहे हैं। लिखा है सेफ, सेफ होना किसके लिए? ड्रिंक के लिए। एडिबल, एडिबल हम उसे कहते हैं दोस्तों जिसे खाया जा सकता है, यानी कि जिसे खाया जा सकता है, ऐसी चीज जो सेफ है खाने में। ठीक है जी। फिजिबल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिबल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकल है, या फिर जो अपने आप में क्या है? पॉसिबल है। ठीक है। अगला शब्द लिखा है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत डिलीशियस है। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा मतलब मतलब आपको अपील करे। ठीक है ना, डिलीशियस इसके लिए आप कह सकते हैं। ठीक है ना, डिलीशियस इसे आप कहते हैं जो आपको अपील करे। ठीक है ना। पोर्टेबल हम इसे कहते हैं। पोर्टेबल को याद ऐसे कर लीजिएगा बेटा, पोर्टेबल वाटर आप लोगों को कई जगह पर लिखा हुआ मिल जाता है, यानी कि ऐसा पानी जिसे पिया जा सकता है। ठीक है बेटा, रेस्टोरेंट वगैरह में जाए तो इन चीजों को आप वहां देख सकते हैं। अगला सवाल है पार्टनर इन क्राइम, एक ऐसा इंसान जो किसी तरीके के क्राइम में आप लोगों का साथ निभाता है। ठीक है ना, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं अकम्प्लाइस। ऐसे इंसान को हम कहते हैं अकम्प्लाइस, यानी कि जो किसी चीज को करने में आपका साथ निभाता है, खासकर क्राइम। ठीक है ना जी। एलिबी थोड़ी देर पहले भी हमारे सामने आया था। एक्सक्यूज, एजेंट, जिसके जरिए द्वारा कोई काम कराया जाता है। ठीक है ना, कोई इंसान ऑथोराइज कराया जाता है किसी के लिए काम करने के लिए। ठीक है ना, तो आप इससे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ऑथोराइज पर्सन ये बन जाता है फॉर समवन एल्स, फॉर समवन एल्स, किसी अन्य के काम को करने के लिए। ठीक है। एमेच्योर वो होता है जो पहली बार किसी काम को सीख रहा होता है, या फिर जो शौकिया तरीके से किसी काम को कर रहा होता है। ठीक है ना, जिसका काम होता है बस मजे आने चाहिए इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, शौकिया कह लीजिएगा, सटीक आंसर इसके लिए बन जाता है। आइए बच्चों, अगले सवाल को हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ लॉयंस। लॉयंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कायदे से तो ये सवाल अपने आप में कलेक्टिव नाउन को पूछने के लिए तैयार किया गया है, कलेक्टिव नाउन के आधार पर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनी? सर नहीं, कॉलोनी तो किसकी होती है भाई? कॉलोनी होती है किसी का उपनिवेश। हिंदी में मैं लिख रहा हूं उपनिवेश। ठीक है, ओके भाई। पैक की अगर हम बात करते हैं तो पैक किसका ग्रुप होता है बेटा? पैक ग्रुप होता है डॉग्स का या वूल्स का, डॉग का या वूल्स का।
ठीक है भाई, प्राइड करेक्ट आंसर होगा, और हर्ड होता है झुंड, भेड़ बकरियों का। ठीक है जी, करेक्ट है, फाइन। ये काव का, डियर का, फाइन। ओके बच्चे, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस, एक ऐसा घर जो बहुत बड़ा हो और इंप्रेसिव हो। सर घर तो है, जो इंप्रेसिव शानदार हो, और कैसा हो, लार्ज। तो लार्ज के लिए कोटेज तो चलेगा नहीं, कोटेज तो झोपड़ी है। कैबिन एक छोटा स्पेस होता है। इग्लू, आप लोग जानते हैं इग्लू क्या होता है, बर्फ से बना हुआ घर। ठीक है ना, एक इस तरीके का गोल आकार का, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से जोड़कर एक घर बना दिया जाता है। बचपन में देखी होंगी बहुत सारी फोटोग्राफ्स। ठीक है, आर्कटिक जोन्स पर इस तरीके के बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक मकान सा बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इग्लू। मैंजॉन इसको बोलते हैं, कैसे, नॉट मेंशन, इट्स कॉल्ड मैंजॉन। ये कहलाता है अपने आप में एक बड़ा लग्जूरियस घर। ठीक है बच्चों, फाइन। तो मुझे लगता है आज की कहानी को यहाँ तक अच्छे से आप पढ़कर आए। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और इस पूरी वीडियो को कम से कम 1.5 की स्पीड पर देखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन उसका आंसर ये तो ढूंढना ही है। जहां आपको कुछ सीखने लायक बात लगे, वोकैबुलरी को डिकोड करने का तरीका समझ आए, उसको आप जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।